इस शॉर्ट सी वीडियो में हम सारी की सारी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, एटम के बारे में, पीरियोडिक टेबल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में, एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं। हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है किसी केमिकल रिएक्शन पर। हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस, हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। ये सब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सी वीडियो में। देखिए, केमिस्ट्री शुरू होती है मैटर से। मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जब हम मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, चेंजेस इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल व्हिच आर ब्रिंगिंग दीज चेंजेस, जब हम ये पढ़ते हैं मैटर के, तो हम कह सकते हैं कि हम मैटर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज सिंपली द साइंस ऑफ मैटर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैटर क्या चीज है। तो देखिए, आप अपने इर्द गिर्द जो भी आपको चीज दिख रही है वो मैटर है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। आपके इर्द गिर्द जो आपकी हवा है, आपका पानी है, जो सॉलिड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके इर्द गिर्द, वो सब हमारे पास मैटर है। अब मैटर किस चीज से बना होता है, आपके ज़हन में तो सवाल आया होगा। मैटर बनता है एटम्स से। देखिए, एक बड़ी बिल्डिंग जिस तरह छोटी छोटी ईंटें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और एक बहुत आलीशान बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना लेती हैं, तो इस बिल्डिंग जो हमारे पास बना है ये हमारे पास मैटर है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं ना, ये एज एटम एक्ट कर रही हैं। समझ रहे हो आप? छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होकर हमारे पास मैटर बनाते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर देख रहे होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बना रहे हैं। अब एटम्स को हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। हेनरी मूजले ने 1913 में पीरियोडिक टेबल को, एटम्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, एंड ही अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तकरीबन अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें 92 मैन मेड हैं। बाकी जो डिस्कवर हुए हैं या डिस्कवर होने वाले हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल होंगे। अच्छा, अब एटम्स किस चीज से बना होगा? मैटर तो एटम से बना है। अब एटम किस चीज से बना है? तो एटम बनता है हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सो हमने पढ़ा कि एटम पीरियोडिक टेबल को हमने एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया हुआ है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या बला है? एटॉमिक नंबर इज सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। और इसके बरक्स एक और होता है मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मास नंबर हमारे पास न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके सम को हम मास नंबर कहते हैं, जबकि सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ होता है। अब जो एटम्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं वो सब हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो किसी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल बनाएंगे, तभी हमारे पास वो एनवायरनमेंट में स्टेबल रह सकते हैं। देखिए, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की डिफिनेशन करें तो मॉलिक्यूल की डिफिनेशन क्या होगी? Molecule can simply be defined as the atom or group of atoms that can exist independently. जो नोबल गैसेस होते हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। बाकी जो डिफरेंट अदर एटम्स हैं वो डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें आते हैं। मॉलिक्यूल की हमारे पास डिफिनेशन हो गई कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास एक जनरल टर्म है जो कि हम एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और कंपाउंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं, आपको मैंने शुरू में एक बिल्डिंग की, मैटर और बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी। मैटर को हमने बिल्डिंग के साथ कंपेयर किया हुआ था। अच्छा, अब आप एक बिल्डिंग कंसिडर कर लो जो सेम ही टाइप्स ऑफ ईंटों से बनी है, जिसमें एक टाइप ऑफ ईंटें लगी हैं, और एक दूसरी बिल्डिंग है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईंटें लगी हैं। जो जिस बिल्डिंग में सेम टाइप ऑफ ईंटें लगी हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग हमारे पास एलिमेंट है,
और जिस बिल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईंटें लगी हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग हमारे पास कंपाउंड है। एलिमेंट की अगर हम डिफिनेशन करें, सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ same type of atoms, while compound is the chemical combination of two or more different types of atom. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल बना रहा है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन O2 है ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है, ये हमारे पास एलिमेंट है। जबकि जो H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O वाला मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड है। अब मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर इज बेसिकली द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ फिजिकली कंबाइन हो जाते हैं और इनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, चाक को जब हम पानी में डाल लेते हैं या सैंड को जब हम पानी में डाल लेते हैं तो हमारे पास चाक और पानी या सैंड और पानी एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और उन्हें हम आसानी से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मिक्सचर। क्या आपने कभी सोचा है कि एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के फॉर्म में क्यों रहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, एटम में बॉन्डिंग क्यों होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी दे फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। यूनिवर्स में तमाम चीज़ें स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करती हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरह कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना एनर्जी लो करने की कोशिश करती हैं ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर लें। इसी तरह जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है और वो अनस्टेबल होते हैं। जब ये किसी दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं इनकी एनर्जी लो हो जाती है और ये स्टेबल हो जाते हैं। अब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बॉन्डिंग बनाते हैं, लेकिन इनके बॉन्डिंग का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ बॉन्डिंग इस तरह होती है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाती है, मतलब एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेता है। इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। कुछ एटम्स हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह के बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। कुछ एटम्स में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम्स। इस तरह की बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब मिडिल में जो बॉन्डिंग होती है वो इन तीनों बॉन्डिंग से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। In metallic bonding can be defined as the force of attraction between the C of free valence electron and positive ion of metal atom. जो C of free valence electrons है और positive metal ion जो है इनके दरमियान जो force of attraction है इसकी वजह से जो bonding होती है इसको हम कहते हैं metallic bonding। अब हमने बॉन्डिंग की बात कर ली, हमने ये पढ़ लिया कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि स्टेबिलिटी हासिल कर ले और अपनी एनर्जी लो कर ले। देखिए, एनर्जी का केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री में काफ़ी अहम रोल है। अगर हम ये समझ लें कि केमिकल सब्सटेंस में एनर्जी किस तरह मूव करती है तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं। समझाता हूं कैसे। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास लकड़ियां मौजूद हैं बाहर। अब बाहर हमारे पास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है विच हेल्प्स इन बर्निंग, हाइड्रोजन मौजूद है विच इट सेल्फ बर्न, हाइड्रोजन खुद जलता है। अब लकड़ियां आग खुद ब खुद नहीं जला सकती। अगर हम माचिस की तीली लें, थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी इन्हें दे दे लकड़ियों को, तो लकड़ियां सारी की सारी लकड़ियां छोटे से आग से खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएंगी। सो हमने ये जो माचिस की तीली इसको लगाई, ये हमने बाहर से थोड़ी एक्सटर्नल एनर्जी दी। हमने केमिकल सब्सटेंस को समझा, हमने ये समझा कि इसमें एनर्जी किस तरह फ्लो करती है, हमने इस मैकेनिज्म को समझा। एनर्जी इसमें अपनी नहीं है, हमने थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी इसे दे दी। अब इसकी एनर्जी को हमने समझा, केमिकल सब्सटेंस के नेचर को समझा, इसको एनर्जी दी जिसकी वजह से ये सब्सटेंस, ये लकड़ियाँ बर्न होना शुरू हो गई। सो अगर हम ये समझ लें कि केमिकल सब्सटेंस में एनर्जी किस तरह फ्लो करती है, किस तरह मूव करती है, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, एनर्जी ही की वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं। एनर्जी का काफ़ी अहम रोल है स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब
एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर को किस तरह अफेक्ट करती है। हम वाटर की एग्जाम्पल ले लेंगे। वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर लें, मतलब हम हाई एनर्जी दें, तो वाटर हमारे पास गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। अब अगर वाटर का टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब अगर वाटर का टेम्परेचर माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया तो वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई हो, मतलब एनर्जी हमारे पास हाई हो और प्रेशर हमारे पास लो हो, तो हमारे पास ज्यादातर चांसेस है कि सब्सटेंस हमारे पास गैसियस फॉर्म में रहेगा। और अगर हमारे पास टेम्परेचर लो हो, मतलब एनर्जी लो हो और प्रेशर हमारे पास हाई हो, तो हमारे पास ज्यादातर चांस है कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज में रहेगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस है और ये जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन है इट इज बेस्ड ऑन केमिकल लॉज। अब मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, and these different types of chemical reactions are based on chemical laws, and these chemical laws are based on conservation of mass and energy, which means that energy and mass can neither be created nor destroyed, but it can change from one form to another form. ये तो हमने केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमुल्टेनियसली, एक वक्त में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो। समझाता हूं कैसे। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हम कहेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन होगी। जब कोई दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा हम कहेंगे कि इसमें रिडक्शन होगी। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर सिमुल्टेनियसली। अब आते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन अगर आपने सिंपली एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप सिर्फ ये याद रख लें कि एसिड हमारे पास वो ऐसे स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं और बेस हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अच्छा, अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादातर हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का टर्म यूज होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड कर सकते हैं और बैकवर्ड भी आ सकते हो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता हो और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता हो। इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द अदर हैंड हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ वन डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आते। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। इस तरह के रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम क्या है केमिकल रिएक्शन? सो chemical equilibrium is a state of a reversible reaction in which the rate of forward reaction become equals to the rate of backward reaction and the concentration of reactants in products do not change with time. The reaction at this stage is said to be at equilibrium. जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए और हमारे पास ना रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा हो और ना प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा हो, हम इस स्टेज पर रिवर्सिबल रिएक्शन के इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए होंगे। बस सिर्फ आपसे एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, वो ये है कि आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। हम इतनी मेहनत करते हैं आपका प्यार लेने के लिए ना, तो हमें प्यार दो, हमें सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करो। और हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री के किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे वीडियो बनानी हो या कोई भी टॉपिक हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप कहें कि हमें इस तरह की वीडियो बना के दो, तो हम हैं ना, हम किस लिए हैं, आपको वीडियो बना के देंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।